Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 59 adaptive immunity lymphocyte antigen receptor. प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बी सेल को पढ़ रहे थे, तो बी सेल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लिया था। इस वीडियो में हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले इनको देख लेना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। और ये सब वीडियो आपको इम्यूनोलॉजी वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं तो आपने इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना है। तो एंटीबॉडी असल में होती क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। एक अमाइनो एसिड वाला पार्ट होगा और ग्लूकोज पोर्शन होगा। इसके अंदर हैवी और लाइट चेन, ये जो आपको नज़र आ रही है इतनी बड़ी सी, ये हैवी है, और जो ये वाली है लाइट चेन होती है। हैवी और लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन को मिला दो हैवी और दो लाइट, तो बच जाती है एंटीबॉडी। अब लाइट और हैवी क्यों कहा? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट हैवी का ज़्यादा होगा, लाइट का कम होगा। कितना मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए जितना उसको हैवी कहलाना है? तो 50 से लेकर 70K तक होना चाहिए उसको, और इसको 25K तक 25,000 मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए लाइट चेन का, तभी इसको लाइट बोलते हैं। अब जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर एक वाई शेप होता है और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती है। ठीक हो गया, इस तरह से होती है। अब आगे इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर वाई शेप होता है, तो इनके एंड्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहा है कि इसके एंड्स है। तो इनके एंड्स में आपको 2 आइडेंटिकल पीसेस नजर आ रही होगी जिन्होंने एंटीजन को बाइंड करना होता है। तो ये नजर आ रहा होगा आपको एंटीजन बाइंडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीजन बाइंडिंग के एंटीजन ने किस जगह पे आके बाइंड होना होता है। ठीक है, तो ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट भी बोल सकते हैं उसको, जो उसके एंड्स होते हैं, जो आइडेंटिकल पीसेस होते हैं। अब इस एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, जिसको FAB भी सेगमेंट भी बोलते हैं, तो ये जो एंड है इसके, ये पूरे क्या एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट है या फैब फ्रैगमेंट है। अब इस फैब के अंदर 2 पार्ट है, एक इसका वेरिएबल पोर्शन है लाइट का और हैवी का, ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। दोनों का वेरिएबल पोर्शन है, उसके साथ कांस्टेंट पोर्शन भी है लाइट चेन का। ठीक है, ये लाइट चेन है और इसके साथ ये हैवी चेन है, और हैवी चेन का भी फर्स्ट कांस्टेंट पोर्शन, क्योंकि हैवी चेन के जो सेकंड कांस्टेंट पोर्शन, थर्ड कांस्टेंट पोर्शन, ये इसके स्टेम के ऊपर पड़े हुए होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? लाइट चेन का पूरा कांस्टेंट पोर्शन और हैवी चेन का सिर्फ कांस्टेंट पोर्शन नंबर 1 ये फैब फ्रैगमेंट बनाता है, जबकि रिमेनिंग जो पोर्शन होता है कांस्टेंट वाला CH2 CH3, ये क्या बनाता होता है? ये हमारा बनाता होता है FC सेगमेंट। ठीक हो गया, FC सेगमेंट। अब एक बात आपको समझ आ गई कि जो एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट है, फैब फ्रैगमेंट, इस रीजन ने एंटीजन को बाइंड करना है, तो इसका वो वाला पोर्शन लाइट और हैवी चेन का जिन्होंने एक्चुअली क्या करना है, एंटीजन को बाइंड करना है, तो वो असल में 5 से लेकर 10 अमाइनो एसिड होते हैं। और वो 5 से लेकर अमाइनो एसिड की जो तरतीब होती है, जो उनका सीक्वेंस होता है, वो हाईली वेरिएबल होता है। इस हाईली वेरिएबल रीजन की वजह से आपको एंटीजेनिसिटी देखने को मिलती है। हर एंटीबॉडी किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है। एंटीजन ने यहाँ पे बाके बाइंड करना है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस एंटीजन को एंटीबॉडी से बाइंड करती होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती है, वान डर वाल फोर्सेज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ दूसरी फोर्सेज होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल, एक एंड हो गया इस वाई का। जो इसका दूसरा एंड है जो एक सिंगल स्टाक के ऊपर मुश्तमिल है, जिसको आप स्टेम भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हैवी चेन की जो आपको नजर आ रही होगी, हैवी चेन की कांस्टेंट पोर्शन होती है, जो हैवी चेन है इसका स्टेम बनाती होती है। ठीक हो गया, और इसमें आपको CH2 CH3 और इससे ज़्यादा CH4 भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप कांस्टेंट फ्रैगमेंट भी बोल सकते हैं, C से कांस्टेंट और F से फ्रैगमेंट, या किसको क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट भी बोलते हैं। अब नॉर्मली एंटीबॉडी का फंक्शन किया है कि एंटीजन को पकड़ लेना, तो आपके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैगमेंट एंटीबॉडी का ये वाला होता है, फैब फ्रैगमेंट, क्योंकि इसने एंटीजन को पकड़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि FC वाले पोर्शन है कोई काम नहीं करना। ये FC वाला पोर्शन, ये वो पोर्शन है जिसके जरिए एंटीबॉडी हमारे होस्ट सेल के साथ अटैच होती है, या ये एंटीबॉडी हमारे किसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ आके बाइंड होती है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के ऊपर CH2 डोमेन होते हैं, और ये हमने कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको अभी आप देख लेना। फैब फ्रैगमेंट का पहला फंक्शन क्या हो गया? एंटीजन को बाइंड करना। FC फ्रैगमेंट के क्या फंक्शन होती है? पहला अटैचमेंट टू होस्ट सेल, दूसरा कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड करना, होस्ट सेल से अटैच करना, तो फिर होस्ट सेल के ऊपर, सॉरी इसका बता रहा हूँ, होस्ट सेल का FC रिसेप्टर्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट से बाइंड करना, तो कुछ कॉम्प्लीमेंट हैवी चेन 2 रिसेप्टर CH2 रिसेप्टर होते हैं, CH2 डोमेन होती है। यही FC पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो IgM और IgA को फ्यूज करता होता है, ताकि वो मल्टीमर बना सके।
एक होता है मोनोमर, एक है डाइमर, एक है मल्टीमर। मल्टीपल मोनोमर्स को मिलाने से मल्टीमर बनता होता है। तो आईजीएम और आईजीए की फ्यूजन की वजह से आपको मल्टीपर्स देखने को मिलते हैं। और ये वही वाला एफसी पोर्शन है जो कि आईजीए को एपिथेलियल बैरियर से क्रॉस करवाता होता है, जिसकी वजह से आईजीए ब्रेस्ट मिल्क में आ जाती है। यही एफसी पोर्शन है जो आईजीजी को मूव करवाता होता है थ्रू द प्लेसेंटा, ताकि मदर से फीटस के अंदर एंटीबॉडीज आ जाए और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो इसके बहुत सारी फंक्शन है, जिसका तो एक ही फंक्शन है एंटीजन को बाइंड करना, लेकिन इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको आनी चाहिए। एंटीबॉडीज़ की कितनी क्लासेस होती हैं? एंटीबॉडीज़ की कितनी क्लासेस होती हैं? 5। आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी, आईजीई और आईजीए। ठीक हो गया। इससे पहले हम ये एंटीबॉडीज़ के बारे में चंद बातें कर ले। आपको ये टेबल नजर आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिम्फोसाइट एंटीजन रिसेप्टर। तो पहला बी सेल को देख रहे हैं, क्योंकि बी सेल पढ़ रहे हैं ना। तो बी सेल के अंदर हैवी चेन, लाइट चेन। लाइट चेन के लिए जो होते हैं कैपा और ये जो लैम्डा वाला निशान है। तो कौन कौन से एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से? लार्ज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। लेकिन इस टेबल को हम वैसे बाद में करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबॉडीज़ आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी, आईजीए और आईजीए होती है, ई और ए। हर एंटीबॉडी के पास स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं और हर एंटीबॉडी का डिफरेंट कंडीशन के अंदर रोल होता है, वो हमने टेबल से करना है। फॉर एग्जांपल आईजीजी और आईजीए, इसके पास 3CH डोमेन है। 3H डोमेन का क्या मतलब है? हैवी चेन के ऊपर जो कांस्टेंट पोर्शन है ना, तो 3 डोमेन है। जैसे अगर आप ये कह सकते हो यहाँ पर सेकेंड डोमेन, थर्ड डोमेन, जबकि फर्स्ट डोमेन फैब फ्रेगमेंट बनाता है, जिसको आप एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। जबकि आईजीएम, आईजीई, इसके पास 4 डोमेन्स होते हैं, कांस्टेंट पोर्शन वाले डोमेन्स होते हैं। अब इनके एंटीबॉडीज में क्या क्या फंक्शनल डिफरेंसेस होते हैं, वो तो हमने इस टेबल में से कवर करना है जब हम पढ़ेंगे ना ये वाला सेल ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो टेबल है, यहाँ पर हर एंटीबॉडी के अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। आईजीजी के अलग है, आईए के अलग है, एम के अलग है, डी के अलग है और ई के अलग है। वो तो हमने आगे जाके देख लेना है उसको। नॉर्मली जो मेच्योर नेव का मतलब इसने एंटीजन को अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया। नॉर्मली जो मेच्योर नेव होते हैं, सबसे पहले जिस एंटीबॉडी को बनाते हैं वो है आईजीएम, आईजीडी। लेकिन जब इनको आईजीजी, ए और ई बनाना हो तो ये अपने जीन्स को स्विच कर लेते हैं। जीन्स को स्विचिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीन्स की स्विचिंग। अब इसकी स्विचिंग चैप्टर नंबर 61 के अंदर बताई हुई है, हम इसको वहाँ पे देखेंगे। लाइट चेन की बात करते हैं। लाइट चेन के अंदर 2 टाइप्स होती है, एक हमने यहाँ से देखा था कैपा और दूसरी होती है लैम्डा। अब लाइट चेन को 2 में डिवाइड किया, कैपा के अंदर और लैम्डा के अंदर। किस बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर कांस्टेंट रीजन। ठीक हो गया। अब इसमें जो लाइट चेन है उसने हैवी चेन के साथ इंटरेक्ट करना है, तो कोई भी टाइप कर सकती है, चाहे कैपा, चाहे लैम्डा। लेकिन जो टाइप पहले पिकअप कर ली वही रिटेन रहेगी, चाहे आप आईजीएम के अंदर रख रहे हो, चाहे आप आईजीजी के अंदर रख रहे हो। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन के अंदर जो रेशियो है वो कैपा वाले की ज़्यादा है। मतलब अगर कैपा वाले लैम्डा वाला अगर 1 है तो कैपा वाले डबल है, तो ट्वाइस रेशियो देखने को मिलती है। कैपा वाले ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं एज कम्पेयर टू लैम्डा टाइप। ठीक हो गया। लेकिन ये वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल माइलोमा, प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, इसमें आपको ये शायद लैम्डा वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू कैपा। ये तो बात होगी लाइट चेन की। अब बात करते हैं हैवी चेन की। अब हैवी चेन 5 इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे आपने इनको आईजीजी क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर गैमा हैवी चेन है। अल्फा ए, म्यू एम, एप्सिलॉन ई, डेल्टा डी, इसी की बेस पर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स को नेम किया था। ठीक हो गया। जो एंटीजन को बाइंड करने के लिए आपको हाइपर वेरिएबल रीजन होती है, तो हाइपर वेरिएबल रीजन हैवी चेन के लाइट चेन वाले के साथ मिलके तभी एंटीजन को बाइंड करते होते हैं। जो इसका अपोजिट रीजन होता है VH का, फॉर एग्जांपल अगर आप VH को यहाँ से देखो तो उसका ये वाला VH वाला इसके साथ VL के साथ मिलके एंटीजन बाइंडिंग साइट बना लेता है। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो FC के अंदर आना शुरू कर देता है, जिसका मेन फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग है, FC रिसेप्टर है, और ये भी डिटरमिन करता है कि कौन सी एंटीबॉडी की क्लास है और इसकी कौन कौन सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है। वंस अगेन इसको हमने चैप्टर नंबर 61 के अंदर पढ़ना है, इसको हमने यहाँ से नहीं करना। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटीबॉडी के जीन्स को। एंटीबॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल है और हर एक एंटीबॉडी के अंदर 4 इम्यूनोग्लोबुलिन चेन होती है, 2 लाइट 2 हैवी चेन। अगर लाइट चेन की बात करें तो लाइट चेन को इनकोड करने के लिए 2 होते हैं जीन। पहला एक वो जीन जो कैपा लाइट चेन को करता है,
जो क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर पड़ा हुआ होता है, और दूसरा लेमडा वाले के लिए मैं इसको डेल्टा बोल रहा हूँ बार बार, लेमडा है, दूसरा 22, तो आपने एक 2 ऐड कर लेना है। हैवी चेन की जीन्स की बात करते हैं, हैवी चेन के हैवी जो होते हैं वो 5 होते हैं, और पाँचों के पाँचों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्लस्टर हुए पड़े होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर। अब इन्हीं हैवी चेन और लाइट चेन की असेंबली होगी, और असेंबली कब होती है, इनकी रिकम्बाइनिंग, क्योंकि एक सेगमेंट आपका क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर पड़ा हुआ है, एक 22 के ऊपर और एक 14 के ऊपर, तो इनको मिला के इन रिस्पेक्टिव जीन के क्लस्टर की रिकम्बाइनिंग करके जो करवाने वाला एंजाइम था, रिकॉम्बिनेज एंजाइम RAG1, तो फिर फाइनली आपके एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बन जाते होते हैं। किस तरह से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हैवी हो चाहे लाइट जीन हो, इनके वेरिएबल पोर्शन की रिकम्बिनेशन होती है, और जो क्लस्टर बनता होता है, हर क्लस्टर के अंदर डिफरेंट वेरिएबल जीन सेगमेंट्स होते हैं जो सेपरेटेड होते हैं डाइवर्सिटी वाले जीन से, जो सेपरेटेड होते हैं ज्वाइनिंग जीन से, जो सेपरेटेड होते हैं कांस्टेंट जीन से। ठीक हो गया, इनसे सेपरेटेड होते हैं। पहले बात करते हैं हम हैवी की। VH का मतलब वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी चेन। अब इसको इनकोड करने वाला 3 जीन सेगमेंट है, V प्लस D प्लस J। V वाला वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करेगा, डाइवर्सिटी और ज्वाइनिंग वाला पोर्शन। अब V D G ये इनकोड करता होता है VH पोर्शन। तो इसका मतलब अगर आपने हैवी चेन को बनाना है तो एक पार्टिकुलर V रीजन होगा, 45 टोटल 45 होते हैं, इनमें से कोई ना कोई एक आ सकता है। सपोज 5 आ गया तो वो जाएगा D सेगमेंट में, टोटल 23 होते हैं। सपोज आ गया 7 और वहाँ से J सेगमेंट के पास जाएगा, 6 होते हैं, तो सपोज 5 आ गया और वहाँ पे एक C फ्रेगमेंट है, तो 5 7 5 1 इसका कम्बिनेशन बना। इस तरह से आप देख सकते हो कि कितने सारे कम्बिनेशन बन सकते होते हैं। फिर ये कम्बिनेशन VH का और CH का कम्बिनेशन, इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है, और mRNA एक कंप्लीट हैवी चेन को इनकोड करता है जिसके कांस्टेंट पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, हैवी पोर्शन को इनकोड करने वाला सिंगल VDJ सेगमेंट होता है, और जो कांस्टेंट पोर्शन करने वाला सिंगल C सेगमेंट होता है। नॉर्मली सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनती होती है वो IG कौन सी बनती है, सबसे पहले IgM और IgD। MD पहले बनता होता है, क्योंकि आपने डॉक्टर बन के MD बनना है ना, तो MD पहले बनते हैं। लेकिन तब स्विचिंग होती है, तब वो IgG IgA और IgE प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। स्विचिंग कब पढ़नी है, चैप्टर नंबर 61 के अंदर। अब ये तो बात होगी VH और VL के बारे में। जो VL रीजन का स्पेसिफिक देख लेते हैं। जो VL लाइट चेन का जो वेरिएबल पोर्शन है उसको इनकोड करने वाला V प्लस J जीन होता है, D यहाँ पे नहीं है। जब इसकी असेंबली होती है सेम प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो V वाले सेगमेंट है, वेरिएबल वाले सेगमेंट है, जो हाइपर वेरिएबिलिटी इस केस में काफ़ी कम देखने को मिलती है, 30 से लेकर 35 कैपा और लेम्डा में। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपको D सेगमेंट देखने को नहीं मिलता, डाइवर्सिटी वाला सेगमेंट देखने को नहीं मिलता। उसके साथ साथ कैपा जीन में सिंगल CK है, जबकि लैम्डा जीन में मजीद 4 सेगमेंट्स आ जाते होते हैं। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी वाले की तरफ जा रही है। बस आपने इतना याद रखना है कि इसमें ज़्यादा सेगमेंट होते हैं, इसमें कम होते हैं। किस वाले में ज़्यादा होती है, VH के अंदर ज़्यादा होती है, VL के अंदर रिलेटिवली कम होती है। फिर H और L जीन को सिंथेसाइज किया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी असेंबली होती है। फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिला के 2 हैवी और 2 लाइट चेन को मिला के एक ग्लाइको पोर्शन ऐड करते हैं, ओलिगोसैकेराइड पोर्शन ऐड करते हैं स्पेसिफिकली इसके कांस्टेंट रीजन की तरफ, और फाइनली एक BCR मॉलिक्यूल ये सेल के सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि BCR मॉलिक्यूल असल में IgM ही खुद अकेले होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया एंटीबॉडी जीन्स का। थोड़ा सा टॉपिक टेक्निकल है, थोड़ा सा टॉपिक मुश्किल है, तो आपने इसको ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।